हट है। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो हम लोग अपना आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपने जो एसएससी जेई की जो पीवाईक्यू सीरीज हम लोग ने स्टार्ट की थी। ऑलरेडी हम लोगों ने एक जो हमारा पेपर आया था, ऑफिशियल पेपर था 9 अक्टूबर 2023 का, उसको कंप्लीट कर लिया काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में हम लोग ने उसको देखा है। सिमिलरली हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एसएससी जेई पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन पेपर जो आया था हमारे 10 अक्टूबर 2023 के अंदर। ये हमारा पार्ट 1 है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम अराउंड 25-30 क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लें, ताकि हमारे 3 पार्ट में हमारा ठीक। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम लोग अभी क्या करेंगे, अपना ये 10 अक्टूबर 2023 का जो पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर लें, ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स ताकि हमको ना लगे। ऑल्दो हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी हर एक क्वेश्चन को जो जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ब्रीफली हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर, लेट मी टेल यू एंड inform you about the various courses which are available on गेट एकेडमी। ठीक है, तो हमारे पास अभी फिलहाल जो है हमारा सबसे अच्छा कोर्स दैट इज ऑल स्टेट ए जेई एग्जाम। सभी किसी भी स्टेट का ई या जेई एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें के अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। और ये आपको केवल दिया जाएगा 777 रुपीज़ के प्राइस में विद वैलिडिटी ऑफ 365 डेज। ठीक। आप चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एस्पिरेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के एस्पिरेंट हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हो, आपके लिए ये कोर्स केवल और केवल 777 रुपीज़ में गेट एकेडमी की ऐप पे अवेलेबल है। सिमिलरली आप अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसका कि एग्ज़ाम का डेट वगैरह बता दिया गया है, ऑल्दो इसका नोटिफिकेशन आना बचा है, बट एग्जाम डेट हम जान रहे हैं अक्टूबर के एंड में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी आपके पास काफ़ी अराउंड 4.5 मंथ्स का समय है। अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं विथ प्रॉपर गाइडेंस। तो वो गाइडेंस और प्रॉपर नोट्स, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि एसएससी का पैटर्न अब काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले जैसी चीज़ें नहीं रह गई उसके अंदर। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है कि लास्ट 2 टाइम से हमारा जो CBT2 का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो रहा है, ना कि सब्जेक्टिव बेस्ड, जो कि पहले हुआ करता था। ठीक। तो उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, उन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए हम लोग एसएससी जेई का जो प्रिपरेशन है आपको करा रहे हैं केवल 777 रुपीज़ के प्राइस में फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो आप इसको जाकर के गेट एकेडमी की ऐप से हमारे इसको एनरोल कर सकते हैं हमारे इस कोर्स पे। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, सिमिलरली जैसा कि हम लोग ने देखा है कि एसएससी जेई के साथ में हमको ये भी मालूम है कि इस ईयर के एंड तक के हमको आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आरआरबी जेई का एग्जाम ऑलरेडी अभी तो चल ही रहा है, मतलब चल रहा है इन द सेंस इसका एग्जाम रिजल्ट वगैरह आना बचा हुआ है। तो वो सब प्रोसेस होता रहेगा। एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है वो भी आ सकती है। और अगर आप आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गेट एकेडमी ने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, जिसके जैसा कि केवल CBT1 के अगर आप प्रिपरेशन करनी तो केवल CBT1 की प्रिपरेशन आपको कराई जा सकती है एट ए प्राइस ऑफ 499। केवल CBT2 की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, केवल टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, तो आपको CBT2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा एट ए प्राइस ऑफ 499। अगर आप CBT1 CBT2 दोनों का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं कि किस तरीके से आरआरबी जेई का एग्जाम हम लोग क्लियर करें, तो वो आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे एट ए प्राइस ऑफ ओनली 777 रुपीज़। और ये इसके अंदर CBT1 CBT2 टेक्निकल नॉन टेक्निकल ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन सिलेबस। और ये वैलिडिटी आपकी जो रहेगी 1 साल की रहेगी। ठीक है, कौन कौन से ब्रांच के एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास एसएससी जेई में आरआरबी जेई में ये हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल है। एसएससी जेई में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोई वहाँ पे वो नहीं है, पोस्ट होती नहीं है, इस वजह से वहाँ पे केवल इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के आपको कोर्सेज नजर आएंगे। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं कि जो एसएससी जेई का एग्जाम होता है काफ़ी अच्छा, इसमें हमको जॉब प्रोफाइल देखने को मिलती है, बट उस जॉब को पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आपका जो एग्जाम का जो टोटल मेरिट बनता है वो CBT 1 CBT 2 का एक साथ मतलब नंबर ऑफ मार्क्स को ऐड करके हमारा बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं CBT 1 में आप मैक्सिमम जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपको स्कोर करना चाहिए, ताकि आप पहली बात तो ये कि CBT 1 क्वालिफाई करें, CBT 2 के लिए जाएं, है ना। और दूसरी बात ये है कि आपको ये हेल्प करेगा एट द एंड ऑफ मेरिट, जब आपका मेरिट बनेगा। अब बात यूं है कि जो हमारा ये इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है ये काफ़ी इजी पार्ट रहता है ना। बट एट द सेम टाइम अगर आपने इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किया तो ये आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, और आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहते हैं वो आपके कम हो जाएंगे, बिकॉज ये टाइम कंज्यूम कर लेगा पूरा आपका। ठीक, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको इसमें चाहिए एक रेगुलर प्रैक्टिस कि भाई हाँ ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आए थे प्रीवियसली उस टाइप के ही क्वेश्चन अभी भी रिपीट किए जाते हैं एसएससी जेई में, जनरल रीजनिंग में यही पार्ट है। तो अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आपको चाहिए कंप्लीट ई बुक, या फिर जैसा कि आप कहें PYQ, जो कि हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 2010 से लेकर 2022 तक के जो हमारे पास हैं क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है एट ए प्राइस ऑफ 222 रुपीज़ प्लस GST। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम सा प्राइस है जिसके अंदर आपको ये एसएससी जेई का PYQ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट हैं तो आप सभी के लिए भी हमारे पास बहुत ही अच्छा एक ई बुक है जिसके अंदर हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल किया हुआ है। 2007 से लेकर 2024 तक जितने भी हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसको हम लोग ने यहाँ पे कंपाइल करके एक ई बुक बनाई है जिसका प्राइस केवल 222 रुपये प्लस GST रखा हुआ है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में आपके प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करेगी, है ना। ये आपको सभी पेपर एक जगह मिल जाएंगे, एक लोकेशन पे मिल जाएंगे, और आपको काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगी चीज़ों को पढ़ने में। ठीक है, सिमिलरली यूपीपीसीएल जेई का भी कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है। अगर आप यूपीपीसीएल जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ 999 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, आपको जाना रहेगा गेट एकेडमी की लाइव क्लासेस ऐप में। पहले तो आप प्ले स्टोर में जाएं, प्ले स्टोर में जाके गेट एकेडमी की ऐप को इंस्टॉल करें, वहाँ पे जाकर के आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज पे अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आज का लेक्चर, जिसके अंदर कि हम लोग अपना पार्ट 1 में कंप्लीट करने वाले हैं 10 अक्टूबर के 2023 के क्वेश्चंस। ठीक, वन बाय वन हम लोग पूरे क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट विल बी द प्राइमरी करंट ऑफ 20 kVA 6600 ऑब्लिक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, प्राइमरी करंट पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, 20 kVA बोल दिया है इसका रीडिंग। ठीक, अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है, कुछ नया कलर लेंगे। देखो, बात यूं है कि हमको पता है कि ये जो हमारा पावर है जो दिया हुआ है KVA पावर, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 20 kVA, ये हमारे प्राइमरी साइड भी वही रहेगी, हमारे सेकेंडरी साइड भी वही रहेगी। ठीक है ना, तो ये हमको मालूम चल गया। हमको पता है कि जो हमारा पावर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, केवीए जो केवीए रेटिंग दी है प्राइमरी की और केवीए रेटिंग दी है सेकेंडरी की, वो दोनों सेम रहती है। तो हमारा केवीए रेटिंग क्या दिया हुआ है, केवीए रेटिंग दिया हुआ है 20 केवीए, तो के को 10 टू द पावर 3 वोल्ट एम्पियर, क्योंकि मुझे एम्पियर में चाहिए हमारा आंसर, है ना, इज इक्वल टू वोल्टेज। मुझे प्राइमरी साइड का चाहिए कि सेकेंडरी साइड का चाहिए, वाट इज द प्राइमरी करंट, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज ले लो। प्राइमरी साइड का वोल्टेज क्या है, 6600 वोल्ट इंटू आई। करंट ही तो है जो हमको नहीं पता है ना, ये करंट ही तो है जो हमको नहीं मालूम है। तो करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू दावर 3 अपॉन 66 इंटू 100। मैं ऐसा कर लेता हूँ अलग अलग ताकि मुझे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये हटा, ये गया, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा क्या 33। ठीक, 1/33, 1/33 मतलब 100/33 होता तो 3 आता, तो ये 100/33 है, तो ये 3.3 या 3.03 कुछ है क्या, 3.03।
ये आपका मिल गया आंसर। ठीक, क्या किया मैंने, ये 10 यहाँ का, ये 10 यहाँ का, 10 इंटू 10 100, 100 डिवाइडेड बाई 33, 33 3 टाइम्स जाएगा 99 आएगा, और प्लस कुछ ना कुछ उसमें ऐड होगा, तो वो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ टिपिकल चीज था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर दिया हुआ है, सिंपल कहना चाहिए, केवीए रेटिंग दी हुई है ना। इसको पावर ना बोल के आप ये बोलो कि केवीए रेटिंग दिया हुआ है हमारे पास, केवीए रेटिंग, चाहे केवीए रेटिंग प्राइमरी की हो चाहे केवीए रेटिंग सेकेंडरी की हो, ये क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना। और दूसरी बात एक और रहती है, हमको ध्यान देना है, ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न, ईएमएफ पर टर्न चाहे आपका प्राइमरी का हो चाहे आपकी सेकेंडरी हो, ये क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब एक टर्न अगर आप लपेट रहे हो, चाहे वो प्राइमरी साइड में हो चाहे सेकेंडरी साइड में हो, तो वो जितना है दोनों की बराबर ही वोल्टेज आपको दिखने वाला है। ठीक है ना, दोनों का ईएमएफ सेम होने वाला है पर टर्न। ओके, चले अगला क्वेश्चन क्या रहा है, एक कैपेसिटर दैट स्टोर्स एनर्जी ऑफ 8 जूल। ठीक है, एक कैपेसिटर है जो एनर्जी स्टोर करता है 8 जूल का, जिसके पास कैपेसिटेंस है 1 फैराड का, हैज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो वोल्टेज हम लोग को निकालना है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास कैपेसिटर का जो पावर है ना, कैपेसिटेंस का जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। कितने एनर्जी स्टोर किया इसने, 8 जूल ऑफ एनर्जी को स्टोर किया, हाफ कैपेसिटेंस दिया है हमको 1, और V इंटू वी का स्क्वायर, हमको यही वोल्टेज ही निकालनी है। वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 16, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। कितना आएगा, 4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है। पहले हुआ करता था कि भाई आपको कैपेसिटेंस दे दिया रहता था, बोल देता था इसके क्रॉस इतना वोल्टेज है और आप इसकी एनर्जी कितनी निकली, एनर्जी क्या है वो बताओ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया बस, कि अभी आपसे बोल रहा है कि ये एनर्जी इतनी है और कैपेसिटेंस इतना है, इसकी आप वोल्टेज इसके क्रॉस कितना है वो निकालो। ठीक, नेक्स्ट, if the no load ratio of 50 hertz single phase transformer is इतना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ध्यान देना, the maximum flux in the core is 0.05 वेबर। ठीक है, पाई मैक्स भी दे दिया है। what is the approximate number of primary turns, अच्छा approximate number of primary turns निकालना है, नो लोड रेशियो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन, फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये होगा अरे यार फिर वही चालू हो गया, क्या किया जाए यार इस चीज का। जब मिटाना है तो मिट ही नहीं रहा है अब। ठीक, शुरुआत करते हैं फिर से, और इस बार उम्मीद करते हैं कि कुछ भी नहीं होगा ऐसे इरेजर टाइप का। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स निकालना है। अभी भी मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ पर टर्न चाहे सेकेंडरी साइड का हो चाहे प्राइमरी साइड का हो, आपको जो ईएमएफ पर टर्न है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, है ना।
तो वो बात तो हम लोग जान रहे हैं। तो ईएमएफ पर टर्न का मतलब क्या, ईएमएफ पर टर्न का मतलब E1 अपॉन N1, ईएमएफ अपॉन N1, E1 अपॉन N1, ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल हो गए, दोनों ई सेम नहीं दिखेगा तो कोई बोलेगा क्या बना दिया हूँ, E2 अपॉन N2। और फॉर्मूले में बचा क्या, अब फॉर्मूले में ईएमएफ इक्वेशन आप सोचो, ईएमएफ इक्वेशन में क्या क्या बच गया, 4.44 बचा, फ्रीक्वेंसी बची और फाइव मैक्स बचा। क्लियर, ये तीन चीजें हमारे पास है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स चाहिए मुझे। N1 की वैल्यू कैलकुलेट करके दो आप, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 की वैल्यू हो जाएगी E1 अपॉन 4.44, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, इंटू 50 इंटू 5 मैक्स, 5 मैक्स बताया था इसमें 0.05, अब मिली वेबर में, वेबर में, ठीक है भाई, अभी वेबर में दिखा है, वेबर में ले लेते हैं 0.05 वेबर। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ईएमएफ 2000 अपॉन 4.44 इंटू 50 इंटू 5 इंटू ऊपर इसका 2 0 भेज दिया, ठीक है, 50 4 0 एंड 0, ठीक है, चला गया ये 5 2 0, 400 टाइम्स और 1.11 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2000 अपॉन 1.11। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 50 इंटू 400, 400 यहाँ पे, ये हो जाएगा 40, ठीक है, 40 होगा, ये होगा 10, 10 होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 200, 200 अपॉन 1.11, तो 200 अपॉन एक से ज़्यादा मतलब 180 190 के आसपास, 200 तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स कभी भी डेसिमल वगैरह में ही रहेंगे, तो सी और डी ऑलरेडी सिस्टम से बाहर था, ऐसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मतलब करने की जरूरत यहाँ तक पड़ती, बट मेरा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्लियर, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ईएमएफ पर टर्न ऑन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड, इसी से ये सॉल्व हो जाता है। व्हेन वन टेनेंट लेट्स, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, ठीक है, वन टेनेंट रीलेट्स स्पेस टू अनदर अंडर द टर्म्स ऑफ देयर ओन लीज इज कॉल्ड, आपने किसी को किराए पे दे दिया, ठीक है, आपने कहा कि भैया ये मेरा क्या है, ये रूम है, ये कमरा है, ये घर है, आप इसको किराए पे ले लो, ठीक है, उसने किराए पे ले लिया और उसने फिर किसी और को किराए पे दे दिया, तो उसको क्या कहा जाता है, सब लेटिंग कहा जाता है या सब लीज कहा जाता है। ठीक, ये चीजें हमारे जो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है ना, उससे भी उसी से रिलेटेड पूछ रहा है, उसके अंदर भी ये चीजें हमको देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि हम लोग ना, देखिए कोई बड़ा पार्टी रहता है, वो क्या करता है, आपका बड़ा टेंडर रहेगा उसको ले लेगा, बट वो अकेले हर काम को नहीं एग्जीक्यूट करता, वो अपने उस टेंडर में से अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे बहुत सारे छोटे छोटे ठेकेदारों को भी क्या कर देता है, काम बांट देता है, तो उसको वो हम लोग एक जनरल भाषा में कहते हैं कि पेटी ठेकेदार है, पेटी पे काम ले लिया ऐसा करके, हमारे यहाँ तो ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है, आपके यहाँ पे हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग वर्ड यूज करते होंगे उसके लिए, अपने यहाँ पे कहा जाता है कि पेटी ठेकेदार है। पेटी का मतलब वो बक्से वाली पेटी नहीं होती थी पहले के जमाने में, उसको बोलते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच टॉर्क विल बी प्रोड्यूस बाय आर्मेचर ऑफ डीसी शंट मशीन इफ द मशीन जनरेट्स 1000 watt of mechanical power in armature and
10,000 watt of mechanical power in armature and rotates at a speed of 1500 volt revolution per minute. ठीक है क्या है भाई, निकालना क्या है हमको, टॉर्क निकालना है, पावर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। भले दिखने में खतरनाक दिख रहा होगा, वो बोलते हैं ना कौन सी मूवी में कि मैं दिखने में बस खतरनाक हूँ लेकिन मैं क्या हूँ, दिल से बहुत अच्छा हूँ। वैसी क्वेश्चन ये भी है, दिखने में खतरनाक है। दिखने में खतरनाक कैसे है, क्योंकि पावर और ये सब की बात कर रहे हैं। पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर 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 मोशन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। ठीक, पावर दिया हुआ है, कितना जनरेट हो रहा है 10,000, तो 10,000 ले लिए। टॉर्क 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 ही तो निकालना है, तो टॉर्क नहीं पता है। एंगुलर स्पीड क्या होगी, स्पीड हमको दिया हुआ है 1500 रेवोल्यूशन, एंगुलर स्पीड हो जाएगी क्या 2 पाई इंटू एन कितनी है हमारी 1500 डिवाइडेड बाई 60। ठीक, अब निकलेगा टॉर्क 2 पाई एन एस अपॉन 60। हाँ ठीक है, ठीक, अब टॉर्क निकलेगा, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1500। 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से गया, 2 0 यहाँ से गया, 15 यहाँ से गया 4, ये यहाँ से गया 2, 200 बाई पाई। 200 बाई पाई है क्या, न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 200 बाई पाई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया दिखने में भले खतरनाक है लेकिन दिल से बहुत अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन, पर ये तभी आपके लिए सिंपल या इजी है जब आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो। अगर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको एग्जाम में कहीं भी ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं आने वाली। ठीक है, टॉर्क इनटू स्पीड कर दोगे आप, एंगुलर स्पीड सोच ही नहीं पाओगे क्या होता है, फिर एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस है बस, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। What will happen when a single phase motor that has a short circuited capacitor? ठीक, अगर एक सिंगल फेस मोटर है और उसका जो कैपेसिटर है, मतलब जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी उसमें जो कैपेसिटर लगा रहता है जो कि उसको स्टार्टिंग में हेल्प करता है, अगर वो शॉर्ट सर्किटेड होगा तो क्या होगा। तो देखो दो बातें हैं यहाँ पे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पहला सिचुएशन ये है जो कि अभी हमको यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मेरा जो कैपेसिटर है वो ऑलरेडी खराब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, और मुझे अब जब वो खराब हो चुका है उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ बटन ऑन करके उसको मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में क्योंकि कैपेसिटर का काम है वो फेज डिफरेंस क्रिएट करना, और वो फेज डिफरेंस के बेसिस पे ही क्या होता है, हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट होती है, मतलब हमारा रोटर रन करना स्टार्ट करता है। अब आपने इसको, ये कैपेसिटर क्या हो गया, यूजलेस हो गया, क्योंकि भाई हमारा तो वो चल ही नहीं रहा है, अब कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, तो ये सिस्टम क्या नहीं होगा, ये मोटर जो है हमारा वो रन नहीं करेगा। ठीक, ये हो गया दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि मेरा जो मशीन था, मोटर था, वो रन कर रहा था, जब वो चल रहा था, चलते पता नहीं क्या हो रहा है ये। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या थी हमारी, ये तो अच्छा है मेरे पास यहाँ सामने स्क्रीन है जो मैं देख पाता हूँ कि क्या चीजें हो रही हैं, अदरवाइज स्क्रीन उधर रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कब बंद हो गया, है ना। तो दूसरा सिचुएशन ये था मेरा कि मेरी जो मोटर है वो रन कर रही है बढ़िया से, जब वो रन करना स्टार्ट किया उसने, रोटेशन अपना काम करना स्टार्ट किया, उस समय मेरा कैपेसिटर बढ़िया काम कर रहा था, बट ड्यूरिंग द ऑपरेशन मेरा कैपेसिटर क्या हो गया, खराब हो गया। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या मेरा मोटर बंद हो जाएगा क्या, तो नहीं, उस सिचुएशन में हमारा मोटर बंद नहीं होता, पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
हमारा मोटर बंद नहीं होगा लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन एक बार आपने उसको टर्न ऑफ कर दिया और फिर दोबारा ऑन करने जाएंगे तो वापस से आप केस नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे और आपका मोटर क्या नहीं होगा, दोबारा से रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, सिंपल। क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आगे चलते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज। मैं बता दे रहा हूँ क्या है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है 45 वोल्ट का, यहाँ पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये करंट आई यहाँ पे है, ये मेरा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल नीचे है और वैल्यू है 5i। पावर डिलीवर्ड पूछ रहे हैं, ठीक है भाई, डिलीवर्ड निकालते हैं। पहले तो मैं क्या कर दिया, इसके अंदर एक केवीएल इक्वेशन लिख दिया। क्या लिखा केवीएल इक्वेशन, -45 प्लस 10i प्लस 5i इज इक्वल टू 0। 15i इज इक्वल टू 45, तो i इज इक्वल टू 45/15 दैट इज 3 एम्पियर। i कितना आया, 3 एम्पियर आया। ठीक है, बहुत अच्छा। i 3 एम्पियर आ गया तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये वोल्टेज सोर्स जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। और अच्छा, अब मुझे देखना है कि ये पावर क्या कर रहा है। देखो करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन क्या कर रहा है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है। दिस मीन्स दैट ये क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, क्या करता है ये, पावर को एब्जॉर्ब करता है। कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज कितना है उसका 15 वोल्ट, तो अभी निकाले। फिर करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट तो 3 एम्पियर फ्लो हो रही है। दिस मीन्स दैट ये आंसर आया हमारा 45 वॉट। अब अगर मैं 45 वॉट पे टिक कर दूं, क्लिक कर दूं, सेलेक्ट कर दूं, तो क्या मेरा आंसर सही हो जाएगा क्या, तो नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक है। इसमें क्वेश्चन में ही पूछा है कि हमको पावर डिलीवर्ड निकालना है, ना कि पावर एब्जॉर्ब। मुझे मालूम चला कि पॉजिटिव टर्मिनल पे जब मेरी करंट एंटर करेगी तो उसका मतलब होता है कि मैं पावर को एब्जॉर्ब कर रहा हूं। मैंने निकाला है पावर एब्जॉर्ब, मैंने अभी तक के पावर डिलीवर्ड नहीं निकाला है। तो पावर डिलीवर्ड क्या होता है, तो पावर डिलीवर्ड जो होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पावर एब्जॉर्ब। ठीक, तो पावर डिलीवर मेरा क्या आ जाएगा, -45 वोल्ट। आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। भले आप आंसर ला लिए रहोगे लेकिन आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों? बिकॉज आपकी छोटी सी मिस्टेक, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में आपने डिलीवर्ड को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, या आपसे वो चीजें छूट गई, या आपने ध्यान नहीं दिया। और ये जो मिस्टेक है ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, जब घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं दिखने वाली है। क्यों? क्योंकि आप उस समय यार कूल माइंड रहते हो, काम रहते हो, बढ़िया एक ही सब्जेक्ट को सॉल्व करते रहते हो। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर नहीं रहता, एग्जाम पे कोई वो जो क्लॉक है उसका बर्डन नहीं रहता। बट वही चीज़ अगर जब एग्जाम में आती है तो यही क्वेश्चन में ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स आपसे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, मन में डर है ना, खुद पे डाउट है। ऊपर के शुरुआत के 20 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं बने हैं, हालत वैसे ही गंभीर है। ठीक, टाइम कम बचा है, तो ये सब मिस्टेक्स होती है उस समय। ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि क्वेश्चंस क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, कैसे पूछता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट है को आपको मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। और थर्ड थिंग, आपको एग्जाम किस तरीके से देना है। बहुत अच्छे तरीके से कोई बच्चा पढ़ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कोई अच्छा कोई लड़का होगा जो बहुत नॉलेज रखता होगा, कोई बच्चा होगा जो हर चीज़ याद कर लेता होगा, बट उसको हर चीज़ एग्जाम में एग्जीक्यूट भी करनी है। वो एग्जीक्यूशन का पार्ट अगर वो नहीं कर पा रहा है, भले वो कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट थिंग, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द फोर फिंगर रिप्रेजेंट, फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड रूल में। राइट हैंड रूल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर जनरेटर यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं, फॉर मोटर यूज करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, हमारे देश के लीडर है शायद अपोजिशन के ना, राहुल गांधी। तो RG, राहुल गांधी, R मतलब राइट हैंड रूल, G फॉर जनरेटर। ठीक,
तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, जनरेटर चला रहे हैं राइट हैंड रूल से, तो जो दूसरा बच गया लेफ्ट हैंड रूल वो मोटर के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, द करंट I flowing through a PN junction diode is given by। ठीक, I नॉट इज इक्वल टू आई, देखो पहली बात तो ये I नॉट इज इक्वल टू आई नहीं होता, I इज इक्वल टू आई नॉट होता है, तो पहला चीज यहीं पे गलत हो गया, I नॉट इज इक्वल टू आई। ठीक, I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर एन के टी अपॉन क्यू वी। ठीक है, -1। आई नॉट क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, आई नॉट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, ई टू द पावर क्यू वी अपॉन एन के टी -1। ऑप्शन नंबर सी मेरे ख्याल से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम लोग सही तरीके से लिखें तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर n अपॉन बी सही आंसर है, n अपॉन वी टी ऐसा रहता है। वी टी की वैल्यू मतलब वी टी थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज, ये आएगा के टी बाई क्यू, वी टी बाई एन। ठीक है, ये वी टी बाई एन -1, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी टी के टी बाई क्यू। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ डायामीटर 40 mm एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना इतना इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालना है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना चलेगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मुझे क्या चाहिए, देखो साफ साफ लिखा है रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ, मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से ये लेंथ को नीचे ला लूंगा, R अपॉन एल इज इक्वल टू रो अपॉन ए। रो क्या है, रो है 3.14 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 ओम मीटर। ठीक, ये ओम मीटर में है, लेकिन वो डायमीटर किस में है, मिलीमीटर में है। ये डायमीटर जो मिलीमीटर में है, इसको मैं रेडियस बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा 20 mm। ठीक, ये सब चीजों का ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि वहां से उठाया क्या बोलते हैं 40 को और उठा के ही डायरेक्ट डाल दिया, वैसा नहीं करना है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमारा आएगा नीचे एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई मतलब 3.14 इंटू आर, आर क्या है 20, 20 इंटू 20 400 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ठीक, क्यों आर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया जो होता है हमारा, एरिया जो होता है ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 20 mm है, 20 mm को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट किया, 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मल्टीप्लाई किया, तो ये आया। इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर ऑफ -6, 10 टू द पावर ऑफ -2 आया, 10 टू द पावर -2 मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब ये 100 अपॉन 400 घटा 1/4 ओम, 1/4 ओम। अरे सब तो आंसर 4 ओम लिखा है, लेकिन आंसर 1/4 ओम आएगा। ठीक, हमने लाया है, एक बार मैं भी देख लेता हूँ दोबारा, कोई मिस्टेक ना हो गया हो। 3.14 10 टू द पावर -4 बिल्कुल सही है, और 20 आर स्क्वायर 20 40 40 400 400 10 टू द पावर ऑफ -6 सही है, 1.4 ओम ही आएगा। क्लियर, 1.4 ओम ही आंसर आएगा। ओके, चले
अगला है विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसमें तो भाई क्या इनकरेक्ट है इन द रिलेशन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने इसके लास्ट वाले लेक्चर पे बात किया था, बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था कि क्यों हम लोग फील्ड वाइंडिंग को स्टेशनरी रखते हैं, मतलब वो रखे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को उसमें करते हैं, स्टेटर पे करते हैं, स्टेशनरी रखते हैं, सब चीजें क्वेश्चन पे थे, है ना। यहाँ भी देख लेते हैं हमको क्या बोल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। दे आर यूज, इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे, ठीक है। दे आर यूज टू रेगुलेट दी वोल्टेज एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, बिल्कुल सही यार। एज अ वोल्टेज रेगुलेटर आप यूज कर सकते हो व्हेन ये ओवर एक्साइटेड रहता है, ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर के केस में। दे आर यूज्ड इन पावर हाउस एंड सबस्टेशन इन पैरेलल टू द बस बार टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, अगेन दिस इज ट्रू, ये इसका एप्लीकेशन है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का काम करता है ये। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड टू इन फैक्ट्रीज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इंडक्शन मोटर ऑपरेटेड एट लीडिंग पावर फैक्टर। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है दे आर यूज्ड इन लार्ज लोड वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। तो ये और ये तो इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है और हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है, ठीक। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इंडक्शन मोटर, बिल्कुल सही बात है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहां पे लार्ज नंबर ऑफ इंडक्शन मोटर्स यूज हो रहे हैं तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं सिंक्रोनस मोटर का एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, सो दैट द इंडस्ट्री हैज नॉट टू पे द पेनल्टी फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक। लेकिन ये लिखा है कि जो वो काम कर रहे थे वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहे थे, तो जो कि गलत बात है, लीडिंग में थोड़ी काम करता है इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर, है कि नहीं। चले आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विंड पावर प्लांट which of the following feature differentiates the wound rotor synchronous generator and squirrel cage induction generator। तो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या क्या, हमसे बोल रहा है कि वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। A reactive power compensation unit is not needed in wound rotor synchronous generator, ठीक। gearbox is not required in wound rotor synchronous generator, जरूरत है यार। wound rotor synchronous generator includes an external mechanism to control the rotor output, okay। wound rotor synchronous generator includes an external mechanism to control the starter side, स्टार्टर साइड तो नहीं, लेकिन रोटर के आउटपुट को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो हमारे पास जो स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर है, इस स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर के अंदर हम लोग की कोई भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है रोटर तक के, लेकिन यहीं पे जो वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर है उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है हमारे पास, कि हम उसके रोटर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो वो जो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं तो वहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसका कंट्रोल लगा देते हैं, है ना। जो एक्सटर्नल मैकेनिज्म लगाते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस लगाते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, हमको रोटर की सर्किट को एक्सटर्नली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है। थोड़े अलग अलग से क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ज्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगली बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन बी चेंज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज मालूम चलता है कि क्वेश्चन आप चाहे कितना भी टफ बना लो, लेकिन क्वेश्चन तब तक टफ नहीं जब तक आपके ऑप्शंस इजी हैं। ऑप्शंस कैसे इजी है भाई, टेम्परेचर को, विंड प्रेशर को, ये सब तो कहाँ हम लोग डीसी या मोटर में ध्यान देते हैं। हम लोग को ध्यान देने वाली चीज क्या है, अप्लाइड डीसी सोर्स वोल्टेज। आपके डीसी सोर्स वोल्टेज आपने कितना प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है, भले कितना ही टफ क्यों ना हो, किसी को कितना ही टफ क्यों ना लगे। टफ करने के लिए इसमें ये भी पूछ सकता है कि आप क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो डीसी सोर्स वोल्टेज को चेंज करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मेथड। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मेथड क्या चीज होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मेथड में हम लोग जो अपने सिग्नल का ऑन टाइम है या सिग्नल का ऑफ टाइम है, सिग्नल के ऑन या ऑफ टाइम को हम लोग क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। जितना ज्यादा देर आप उसके सिग्नल को ऑन टाइम रखोगे उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगा, उतना ज्यादा आपको एवरेज वोल्टेज मिलने वाला है, ठीक। ऑन टाइम ज्यादा तो एवरेज वोल्टेज ज्यादा, अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा, ऑन टाइम कम तो एवरेज वोल्टेज कम, अप्लाइड वोल्टेज कम, ठीक। एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मेथड होता है और एक पल्स एम्पलीट्यूड मेथड होता है, ठीक है। दो मेथड रहते हैं जिसको ज्यादातर यूज किया जाता है।
टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ध्यान वाली चीज नहीं, लेकिन ये पल्स विड्थ वाला ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा ये, द फिगर शोज द लैगिंग लोड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन वेयर वी एस आर एक्सएल वी आर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख भी रहा होगा तो ये बता दूं मैं, ये जो है ये वी एस है, ये जो है ये वी आर है, ये आई आर है, ये आई एक्सएल है, ये ई है, ये आई है और ए बी सी है, ये फाई एस है, ये फाई आर है। फाई एस ये पूरा है, फाई आर ये। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब ये कह रहा है कि ये चीज है, आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई द ट्रांसमिशन लाइन विच इज मोस्ट सूटेड फॉर इट। तो इसमें से कौन सी ट्रांसमिशन लाइन है जो इसके लिए मोस्ट सूटेड है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर मैं वी एस की इक्वेशन लिखूँ तो वी एस इज इक्वल टू क्या होगा, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर प्लस आई एक्सएल, आई जे एक्सएल, है ना, यही लिख रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ वी एस सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस आई आर प्लस आई जे एक्सएल। ठीक है, यहाँ से आएगा वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर प्लस जे एक्सएल। ये आर प्लस जे एक्सएल क्या हो जाएगा, ये आर प्लस जे एक्सएल जेड हो जाएगा। ठीक, तो वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर। अगर मैं इसको किस में लिखूंगा, एबीसीडी फॉर्मेट में लिखूं तो आई आर नहीं सॉरी आई जेड। ठीक, एबीसीडी फॉर्मेट में अगर मैं वीएस के इक्वेशन को लिखना चाहूं तो वीएस का इक्वेशन एबीसीडी फॉर्मेट में आएगा वीएस इज इक्वल टू 1z, है ना, वीएस आई एस वी आर आई आर। तो ये जो है इक्वेशन ये किसमें आता है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। ये जो एबीसीडी पैरामीटर हम लोग ने यहाँ पे लिखा ये किसके लिए है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज लेवल है वो कौन से किसको सूट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी को सूट कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई बच्चा फेजर वगैरह देख के डर जाएगा एक बार को, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं कि जो अपन नहीं कर सकते हैं, है ना, सिंपल सी चीज है। बस वही बात है कि आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पहले देखे हो, तभी आपको ये चीज एग्जाम में वहां पे क्लिक करेगी, है ना। कुछ खास नहीं किया मैंने, बस फेजर जो लिखा था, फेजर से एक इक्वेशन लिखा, इक्वेशन से देख के बता दिया कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए है। बहुत सारा टकड़ा पकड़ा यहाँ पे हुआ होता तो फिर वो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का होता। हाँ, तो एबीसीडी पैरामीटर्स भी आपको याद रखने हैं यार, अभी ट्रांसमिशन लाइन्स के। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। द इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट इज गिवन बाय, एक इंस्टेंटेनियस करंट है सर्किट में दिया जाता है, I इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी प्लस 5। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू आई मैक्स cos ओमेगा टी प्लस 5, वही तो होता रहता है। तो यहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया है। अब मुझसे क्या बोल रहा है, आरएमएस वैल्यू निकाल दो। तो मैं कहता हूँ आई आर एम एस इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन √2। ठीक है, आई मैक्स की वैल्यू 4 बाई √2, 4/√2 मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 ठीक है, मेरे अपने मर्जी से मैं √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 एम्पियर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन, कुछ खास था नहीं इसमें। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वाइंडिंग्स आर प्रेजेंट इन ऑटो ट्रांसफार्मर। एक छोटा सा बच्चा भी अगर इसमें एक भी बार ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो वो जानता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइंडिंग रहती है। एक ही नंबर ऑफ वाइंडिंग रहती है, जिसका कुछ पार्ट क्या रहता है, सेकेंडरी रहता है, और कुछ पार्ट क्या रहता है, उसके प्राइमरी वाइंडिंग के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक, और ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आए थे, है ना, जो न्यूमेरिकल्स बने थे हम लोग ने, तो ये नॉन
अक्टूबर, 9 अक्टूबर, कौन सा अक्टूबर है? जो भी इसका जो प्रीवियस जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया था 9 अक्टूबर का ही था शायद वो, उसमें देखना आप, वहां पे कुछ ऑटो ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, ड्यूअल पेयर ऑफ नोड नोड एंड ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का तो शॉर्ट सर्किट है, सिंपल। तो ओपन सर्किट का शॉर्ट सर्किट ये हट गया, ये हट गया। अब नोड को केवीएल तो कहेंगे नहीं, नोड को क्या कहते हैं? नोड का ड्यूअल होता है मैश, और ओपन सर्किट का होता है शॉर्ट सर्किट, केवीएल का होता है केसीएल, थेवेनिन का होता है नॉर्टन, ठीक है। रजिस्टर का होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है यार? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, इंडक्टर का कैपेसिटर, ठीक। तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 1180 1964 for outdoor type distribution transformer, the tapping shall be provided on HV side in। सेम यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक बार बहुत पहले एसएससी में भी आया था, जिसमें पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू ये इंडियन स्टैंडर्ड कौन से कितने रेटिंग के अबव के ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर कंजर्वेटर टैंक देना है। कंजर्वेटर टैंक है ना, क्योंकि मैं पढ़ा था इसको तो मुझे याद है ऐसी ऐसी, क्योंकि ये था कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफॉर्मर अबव 50 kVA रेटिंग। 50 kVA के ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मर रहेंगे उसके अंदर आपको कंजर्वेटर टैंक प्रोवाइड करना है। और ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर अगर एचवी साइड है तो एचवी साइड के अंदर आपको 5 स्टेप में प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है यार, इसको तो आपको इस तरीके से याद करना ही पड़ेगा वाला बात है ना, आउटडोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following statement according spinning reserve is or are true? It is a reserve capacity which is in operation but not available for service. It acts as a cushion in case of emergency requirement. It is a capacity which is always connected to the bus and it is used in case of need. तो क्या होगा आंसर इसका? पहली बात तो ये रिजर्व क्या चीज़ है, स्पिनिंग रिजर्व या रिजर्व क्या चीज़ है? रिजर्व मतलब क्या है, समझ लो यार, हम लोग के पास क्या है, था हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक। मेरा हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट का जो रिजर्वायर है वहाँ पे मैंने पानी वगैरह जमा करके रखा हुआ है। जब जरूरत पड़ती है मैं उस रिजर्वायर से पानी छोड़ता हूँ, मेरा क्या बोलते हैं टरबाइन घूमता है, करंट प्रोड्यूस होती है। लेकिन वो कब के लिए? जब तक मेरा बेस लोड है। बेस लोड मतलब जितनी भी लोड होती होगी बेस लोड के अंदर, उसको फुलफिल करने के लिए उतना पानी का रिक्वायरमेंट, पानी जो था वो मेरे पास है। लेकिन एट द टाइम ऑफ पीक लोड और एट द टाइम ऑफ एनी अदर सर्कमस्टांसेस मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा जब पावर जनरेशन की जरूरत पड़ गई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक अलग से उस रिजर्वायर के अलावा एक अलग से मैं पानी एक जगह इकट्ठा करके रखा रहता हूँ, उसको बोलता हूँ रिजर्व। और वो रिजर्व क्या करता है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी और एट द टाइम ऑफ पीक लोड डिमांड, वो उस समय हम लोग उसको यूज करते हैं। केवल ये थर्मल पावर, हाइड्रो पावर प्लांट की बात नहीं कर रहा मैं, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बट इज नॉट अवेलेबल इन सर्विस, तो सर्विस में तो रहता है ये, है ना। इन केस ऑफ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, हम लोग इसका यूज करते हैं। और इन केस इफ नीड, कैपेसिटी ऑलवेज कनेक्टेड टू बस, ये हमेशा बस से कनेक्टेड रहती है और जब जरूरत पड़ी तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ओनली ऑप्शन बी एंड सी, मतलब ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चले चलते हैं आगे, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर इन सिंक्रोनस मशीन। ये जो स्टेशनरी आर्मेचर के ऊपर, ये पिछला वाला जो हमारा एफएससी का एग्जाम हुआ था 2023 में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। आप खुद देख सकते हो, आज भी हमारा ये पहला या दूसरा क्वेश्चन है शायद, और प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, ठीक। देखते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है कौन सा गलत है। द स्टेशनरी आर्मेचर इज स्टेशनरी कंपोनेंट दैट डज नॉट रोटेट, सही है, which makes it less prone to wear and tear. This result in a machine that is highly reliable and requires
मिनिमल मेंटेनेंस। ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। सेकंड बोल रहा है अ स्टेशनरी आर्मेचर इज टिपिकली हाउस्ड इन अ स्टेशनरी फ्रेम which provides a large surface area for efficient cooling. This allows the armature to operate at high temperature without overheating, resulting in higher efficiency and longer lifespan. बिल्कुल सही। तो अगर आपकी वाइंडिंग है, अगर आप वाइंडिंग को ज़्यादा एरिया में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, दिस मीन्स दैट आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, जो आपका बैलेंस है सिस्टम का वो बढ़िया हो जाएगा, जो आपका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा हो जाएगा, आपकी हीटिंग जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज आपकी कूलिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी आप। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है द स्टेशनरी आर्मेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिंक्रोनस मशीन। बिल्कुल, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एक सिंक्रोनस मशीन के अंदर बनाता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आर्मेचर इंटरैक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रोटर टू जनरेट अ टॉर्क नेसेसरी टू टर्न द मशीन। तो ये तो बिल्कुल सही है यार, जो स्टेशनरी आर्मेचर है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और जो रोटर है उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उनके इंटरेक्शन की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो कि इन टर्न मशीन को रन करने में हेल्प करता है। तो सब चीज सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, पर एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या क्या है। द स्टेशनरी आर्मेचर कॉन्फ़िगरेशन, the exciting current is relatively high, therefore slip rings and brush gear needed to be heavy construction। देखो ये कह रहा है कि यार हम लोग अगर क्या करते हैं, जो एक्साइटेशन करंट है वो बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से जो स्लिपरिंग वगैरह का रिक्वायरमेंट है और बस ब्रश गियर का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहेगा, बट ये गलत है ना। ये क्या है, स्टेशनरी है तो भाई हमको उतना ज़्यादा इसमें ब्रश वगैरह की वो ज़रूरत नहीं है ना। ऑल्दो जो रोटर है उसमें ब्रश लगेंगे, बट अब जो रोटर में ब्रश लगेंगे नंबर ऑफ ब्रश कम हो जाएंगे, बिकॉज वो डीसी सप्लाई आपको करनी है, पहले आप एसी कर रहे थे उसमें। ठीक, so ऑप्शन नंबर डी इज दी रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द यूज ऑफ थर्मोस्टेट इन एन इलेक्ट्रिक केटल। क्या करता है भाई थर्मोस्टेट? इट इज यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द हीटिंग एलिमेंट वंस द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर इज रीच्ड। अच्छा, ये कह रहा है कि हम लोग एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर जो हम लोग ने सेट कर दिया है सिस्टम में, अगर वो उस टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो ये सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। दूसरा कह रहा है जो कि सही है, फिर तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही लग रहा है, लेकिन बाकी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इट इज यूज टू कंपेयर द एम्बिएंट टेम्परेचर विद द, कंपेयर नहीं करता है एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह को। इट इज यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड द केटल, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता, टेम्परेचर नहीं ठीक है। इट इज यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर इन केस द ओवर हीटिंग ऑफ, और टेम्परेचर को रिड्यूस नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इट इज यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, मतलब पावर सप्लाई को बंद कर देता है, क्योंकि हम लोग घर में जो केटल यूज करते हैं क्या करते हैं, उसमें पानी भरते हैं, बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उसको रखते हैं, जैसे ही वो एक टेम्परेचर पे पहुंचता है अपने आप कट ऑफ हो जाता है। ठीक, उसके बाद वो टेम्परेचर जो भी है कम हो ज्यादा उससे क्या मतलब उसको, आप बस उस टेम्परेचर तक, जो भी टेम्परेचर आपने सेट करके, जो भी टेम्परेचर सिस्टम सेट करके रखा हुआ है वहां तक पहुंचने के बाद वो कट ऑफ हो जाता है। ओके, next question, in a shaded pole induction motor the part with copper ring is known as, उसको हम लोग shaded pole बोलते हैं, and the copper ring is known as shading coil बोलते हैं, which is usually a single turn coil, है ना। तो बता, आंसर तो मैंने बता ही दिया कि जो कॉपर का रिंग है, जो shaded pole, the part of copper ring with copper ring is known as shaded pole and the copper ring को हम लोग कहते हैं shading coil। ऑप्शन नंबर डी, shaded pole and shading coil, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलें चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन ऑफ द कॉइल मेक्स द अदर कॉइल टू इंड्यूस एन ईएमएफ इन इट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, मेरे कोई कॉइल है जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है मेरी कॉइल की, वो दूसरे कॉइल पे क्या करती है, एक ईएमएफ इंड्यूस करवाती है, उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। अगर वही चीज मेरे साथ हो रही होती और मेरे अंदर ही कोई चेंज आता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement are incorrect about PMMC instrument। ठीक है भाई, PMMC इंस्ट्रूमेंट पे सवाल है
पहला को ऑप्शन कह रहा है द टॉर्क टू वेट रेशियो इज हाई विच गिव्स अ हाई एक्यूरेसी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो टॉर्क टू वेट रेशियो है ज्यादा होता है, मतलब टॉर्क ज्यादा होता है, उसका वेट कम होता है। वेट मशीन का कम नहीं, जो मूविंग पार्ट है उसकी बात हो रही है। A single instrument can be used for several different current voltage ranges by using the instrument transformer। अच्छा, स्केल इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल सही है, जिसमें भी फर्स्ट और थर्ड है वो हमारा आंसर नहीं है। तो मुझे तो आंसर मिल गया है फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। तो आंसर तो मिल गया है, सेकंड और फोर्थ है। अब क्यों है वही बता देता हूँ मैं। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज लोअर देन द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मोर रबस्ट है, रफ एंड टफ यूज के लिए काफी बेटर है। ठीक। और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एसी एंड डीसी दोनों मेजर कर सकता है। वाइल जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, ये केवल और केवल डीसी मेजर कर सकता है। ऑल्दो मैं इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट करंट और वोल्टेज रेंजेस के लिए यूज कर सकता हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ शंट एंड मल्टीप्लायर, नॉट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। बिकॉज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किस पे ऑपरेट करेगा, ट्रांसफार्मर जहां भी होगा एसी पे ऑपरेट करेगा, और मेरा जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो केवल और केवल किस पे काम करता है, डीसी पे काम करता है। इस वजह से मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 and 4, 2 and 4 ये क्या है मेरे, इनकरेक्ट है। क्लियर। दिक्कत तब होती जब ये यहाँ पे ना केवल दो ऑप्शन, ये दोनों हटाए कुछ ऐसा डाल देता कि केवल ऑप्शन नंबर 4 गलत है, तो मेजोरिटी ऑफ दी जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पे टिक करके आगे होते हैं, है ना। ज्यादातर लोग वही करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पे टिक करके आ जाते हैं। ये तो चलो ठीक है, बच गए इसमें, है कि। चले आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सपोर्टेड बाय सपोर्ट्स एट इक्वल लेवल। ठीक है भैया, एट इक्वल लेवल, एक लेवल पे सपोर्ट है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ग्रीन कलर कर लेते हैं। हाँ, सैग इज इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर। टेंशन और सैग क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा, इनकरेक्ट है। सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ सपोर्टिंग टावर, ऑप्शन नंबर ए ही इनकरेक्ट है। सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये सही है। सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, सही है। सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, सही है ना। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। 25 क्वेश्चन आज हम लोग ने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड इसका पार्ट रहेगा उसके अंदर और हम लोग अपने अगले 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 25, 30, 35 क्वेश्चन जितने भी होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो बट बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन, मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहूँगा कि हमारे पास जो डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं एसएससी जेई आरआरबी जेई के, वो मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास चल रहा है यूपीपीसीएल जेई 2025 का हमारा हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ, जिसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एट ए प्राइस ऑफ ओनली 999 रुपीज, दैट टू इंक्लूडिंग जीएसटी, है ना, विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। एक साल की वैलिडिटी के साथ में एसएससी जेई के आप एस्पिरेंट है क्योंकि एग्जाम आ रहा है ना। आपको चाहिए ई बुक, आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर इलेक्ट्रिकल के इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट है तो आपके पास है बहुत ही अच्छा मौका, जिसके अंदर आप 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी के प्राइस में हमारे 2007 से लेकर 2024 तक जितने हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज आपको यहाँ पे बाइफरकेट करके दिए हुए हैं ना। इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। सिमिलरली अगर आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ई बुक चाहते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, है ना, और प्रीवियस ईयर पेपर है जिसके अंदर 2010 से लेकर 2024 तक, ये भी 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी के प्राइस में आपको हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं।
नेक्स्ट इज आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई। पहले आरआरबी जेई की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर आरआरबी जेई 2025 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन कुछ ही मंथ्स में आ जाएगा, तो आपको तैयारी करनी होगी नॉन टेक्निकल पार्ट की बहुत ही अच्छे तरीके से, बिकॉज नॉन टेक्निकल पार्ट ऑल्दो वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर वो नॉन टेक्निकल जो आपका स्टेज 1 है, आप उसमें जितना ज़्यादा नंबर स्कोर करोगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज में आप CBT 2 में एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, तो वो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपके लिए सब चीज़ें हो गई है, वो गलत है ना। जो ये सोचते हैं उनके लिए ये चीज़ बताना चाहूँगा कि वो गलत है। CBT 1 में भी आपको बहुत अच्छा नंबर स्कोर करना होगा, और CBT 2 में तो करना ही है। तो CBT 1 अगर आपको सिर्फ चाहिए तो 499 रुपीज़ के अंदर, CBT 2 चाहिए आपको केवल तो 499 रुपीज़ के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ टेक्निकल, उसके अंदर सिर्फ नॉन टेक्निकल, और CBT 1 प्लस CBT 2 कंप्लीट प्रिपरेशन, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर चीज़, तो आपको 777 रुपीज़ में ये प्रोवाइड किया जाएगा विद वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट इज ऑल स्टेट AEJE एग्जाम। हमारे पास जितने भी AEJE एग्जाम हो रहे हैं, किसी भी स्टेट के हो आप, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, कोई भी हो, है ना, आपको अगर प्रिपेयर करना है किसी भी AEJE एग्जाम की, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एकदम शानदार कोर्स गेट अकेडमी आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है, मात्र और मात्र 777 रुपीज़ के प्राइस में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सिविल के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए, है ना। और जो हम लोग अभी अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC के लिए, अगर आपको इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको हर चीज़ों को आपको पढ़ना है, तो SSC JEE का जो कोर्स है हमारा 777 रुपीज़ का, जिसके अंदर CBT 1, CBT 2, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जाएं यार, प्ले स्टोर पे जाएंगे, गेट अकेडमी की ऐप को वहाँ पे इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ से आप जाकर के हमारे डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है ना। आप वहाँ जाएं और अपने जो भी आपको जहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, एनरोल कर लें, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद।